नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज बहुत ही ख़ास खबर ये है कि हम जिस तरह से पिछले करीब 30-40 दिनों से देख रहे हैं कि शहरियत को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। क्या मुल्क में रहने वाला ही यहाँ का शहरी है या नहीं? क्या शहरियत के लिए ज़रूरी है कागजात? क्या जो कागजात मौजूद हैं, जिन कागजात की बुनियाद पर वो इस मुल्क की सरकारों का तयन करता है, वो अपने इलाके के एमएलए या एमपी का इंतखाब करता है, क्या उन कागजात की बुनियाद पर शहरियत तय नहीं हो सकती? क्या कुछ और ऐसे कागजात चाहिए जहां पर हमें माजी में झांकना पड़ेगा? क्या हम माजी में जा सकते हैं? क्या माजी में अगर कुछ गलतियां सरकारी मिशनरी से हुई हैं तो क्या उसे हम सही कर सकते हैं, करा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। इसी को लेकर अभी एक बहस चल रही है कि शहरियत तरमीमी कानून जो है वो ये मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है। इन्हीं सब बहसों के बीच और मुजाहरों के बीच पार्लियामेंट में आज से बजट सेशन का आगाज हो गया और बजट सेशन के आगाज में सदर जमहूरिया ने जो अपनी स्पीच दी है उसमें उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून जो है इसके हक में बात कही है। उन्होंने कहा कि यह बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ जब वो स्पीच दे रहे थे तभी समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने इसकी मुखालफत भी की, इसे कानून को जो है काला कानून तक करार दिया। और आज ही पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन की कई जमातों ने गांधी स्टैचू के सामने इसके खिलाफ अपनी बाजू में काली पट्टी भी बांधी और इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। तो आज इसी पर हमारी खास पेशकश होगी कि एक तरफ ये सियासी जो हम सरगर्मी देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कल जिस तरह से जामिया के बाहर फायरिंग हुई थी, मुजाहिरीन पर एक शख्स ने गोली चला दी थी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, यहां तक कि मरकजी वजीर, उनकी जुबान इतनी जहरीली क्यों हो जा रही है, इतनी नफरत क्यों टपक रही है? तो नफरत और शहरियत के बीच ये जो जंग है ये किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसी पर खास पेशकश। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ 8 तस्वीरें हैं हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर और इन 8 तस्वीरों में आप देखेंगे कि आज की अहम खबरें क्या है। खबर खास में सबसे पहली खबर जो है वो ये है कोरोना वायरस को लेकर। जी हां नाज़रीन, कोरोना वायरस जिस तेजी से अपने पैर पसार रहा है, पूरे चीन में इस वायरस के नाम की दहशत मची है। 200 के तकरीबन जो है वहां पर अमवात हो चुकी हैं चीन में और चीन में कई जगहों पर इसको लेके बिल्कुल एक अलग इंतहाई तौर पर एक सेपरेट यूनिट हॉस्पिटल जो कि मैनिफेस्टो को लेकर कई कानूनी दावपेच सामने आ गया। इसलिए अब संकल्प पत्र यानी एक हमारा अज़्म है, अगर हम पूरा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो उस पर आप उस तरह से टेक्निकली सवाल खड़ा नहीं कर सकते जो आमतौर से घोषणा पत्र में होता है। तो ये है बीजेपी का संकल्प पत्र। उससे बहुत तरह की बातें हैं। वो सड़कों के बेहतर करेंगे, बिजली के बारे में बेहतर माहौल बनाएंगे, बेहतर करेंगे, ख्वातीन के सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर बातें की गई हैं और शिक्षा यानी तालीम में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है और कई चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद हम एक खास है ईसी की यानी इलेक्शन कमीशन की टीम ने शाहीन बाग का दौरा किया। जी हाँ, शाहीन बाग जो पिछले करीब 40 दिनों से सुर्खियों में है, उस इलाके का इलेक्शन कमीशन की टीम ने दौरा किया क्योंकि वहां पर इंतखाबात होने हैं। चुनावी दौरा था ये, उसमें ये जानने की कोशिश की गई कि किस तरह के वहां पर हालात हैं चूंकि चुनाव कराना है। और वहीं आप चौथी तस्वीर ऊपर में देख रहे हैं, ये है शाहीन बाग में हिमायत में धरना। जी हां, अभी तक शाहीन बाग की पहचान सिर्फ ये थी कि शाहीन बाग में बुजुर्ग खवातीन जिन्हें दादी, नानी और दूसरे अलकाब भी दिए जा रहे हैं, उन्होंने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ धरना जारी किया है, धरना शुरू किया है जो 40 दिनों से ज्यादा हो चुका है। वहीं अब शाहीन बाग के इलाके में ही ये 2 दिनों तक बैंकों की हड़ताल रहेगी। बैंकों की कुछ इसमें मांग थी अपने सैलरीज को लेकर और उस मांग के साथ जब उनकी बातें नहीं बनी है, मुल्क भर में बैंकिंग सरगर्मियां मुतासिर है। तनख्वाहों पर नजरसानी पर जो मीटिंग थी उसकी नाकामी के बाद बैंकों ने हड़ताल किया। तो जाहिर है बैंक अगर हड़ताल पर है तो इसका असर आप पर भी पड़ेगा। तो ये 8 तस्वीरें आज की अहम थी। अब हम सीधे आपको दिखाते हैं कि आज
किस तरह से ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया पार्लियामेंट में, वो तस्वीर आप देखिए। पार्लियामेंट में आज ऑपोजिशन ने कैसे एहतजाज किया है। वो एहतजाज इस बात को लेकर था कि पार्लियामेंट को यह मंजूर नहीं था, मतलब जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं इसमें कांग्रेस, आरजेडी और बाएं बाजू की जमातें और कई जमातें थी, सियासी जमातें। इन्होंने आज नो टू सीएए, नो टू एनपीआर, नो टू एनआरसी का नारा भी लगाया। ये पार्लियामेंट के अहाते में बजट सेशन के शुरुआत से ठीक पहले सोनिया गांधी खुद इसमें मौजूद रही, वो इसकी क़यादत कर रही थी। और ये तस्वीर आज की बहुत अहम है इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से जो सीएए को लेकर दो तरह की आवाजें उठ रही हैं। Save our constitution, our democracy. Save our democracy. Save our NPR. No to NRC. No to NRC. और ये आप तस्वीरें देख रहे थे, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो कांग्रेस की तरफ से बड़े चेहरे हैं, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी और दूसरी पार्टियों के लीडर भी इसमें मौजूद थे। यानी अपोजिशन के पार्टियों का ये एक अब जो है एक मुजाहरा था पार्लियामेंट के अहाते के अंदर गांधी के स्टैचू के सामने। अब हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। हाजी मोहम्मद हारून साहब हैं, ये जमात इस्लामी के सदर भी हैं गालिबन। हाजी साहब, आपका इस्तकबाल है जमात इस्लामी के, आप सदर भी हैं वहां पे, रियासती सदर या जमीयत उलमा के, जरा मुझे कंफ्यूजन है, बता देंगे आप। और विजय कुमार है, सामाजिक कारकुन, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। हारून साहब जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह का एक माहौल बनता चला जा रहा है लोकतंत्र में या जमहूरियत में, आवाज उठाना किसी के खिलाफ, यानी कोई ऐसा कानून है उसके खिलाफ हम राजी हैं या राजी नहीं है, सहमति है या असहमति है, इसकी जगह तो भरपूर होनी चाहिए लोकतंत्र में। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि जब खुद मरकजी वजीर जो हैं उनकी जबान से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जिससे लग रहा है कि जमहूरियत के इस हक पर एक जो है करारी ज़र्ब है, और दूसरी तरफ जो मुनाफरत की हवा जो चल पड़ी है, जैसे हमने कल जामे के बाहर फायरिंग का मामले को देखा, तो क्या ये वाकई हालात ऐसे हैं या सिर्फ इस तरह के हालात का एक मतलब डर या खौफ बनाने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा हिंद से है। जी, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसको ये बताने की कोशिश की जा रही है या ऐसा बाजार में या मार्केट में कि ये मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये बात बिल्कुल भी नहीं है, ना मुसलमान डर रहा है ना ये मुसलमानों के खिलाफ। हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि ये कानून, काला कानून, पूरी दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जिद छोड़कर इस कानून की जो खामियां हैं उसको समझना चाहिए। एक दो बातें मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये शहरियत लेने वाला बिल नहीं है, देने वाला बिल है। ये हमें बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं, हम सब समझते हैं इस बात को और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले जो लोग आए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, अब हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद भी तो लोग आ सकते हैं, आज भी तो आ सकते हैं और पूरी दुनिया के लोग आ सकते हैं। तो ये जिस तरह से लोग ये बताना चाह रहे हैं, एक तो ये बात, और दूसरा भाई सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही क्यों, पूरी दुनिया से कोई भी मजलूम आए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो आए, हिंदुस्तान का दरवाजा जुल्म की बुनियाद पर होना चाहिए, न कि मजहब की बुनियाद पर। ये जो कानून है ये हिंदुस्तान के संविधान, सेकुलर जो कैरेक्टर है उसके खिलाफ है। इसलिए हम सब मिलकर, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं और बहुत सारी पर्दा नशीन औरतें भी हैं, दिगर भी हैं, वो सब मुखालिफत कर रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की इस मौजूदा हुकूमत को फौरी तौर पर अकल आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि इस कानून में हर तरह की बहुत खामियां हैं। 2014 के बाद अगर कोई हिंदू आता है आज की तारीख में भी पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या किसी और मुल्क से, बताइए कानून तो खामोश है उसके अंदर। और कोई मुसलमान, इस कानून की जरूरत नहीं थी, पहले से कानून सिटीजनशिप एक्ट मौजूद था और उसके जरिए से लोगों को शहरियत दी जाती रही है। सिंधी भाई अभी भी आ रहे हैं, कोई आता है, कोई कारोबार के लिए आता है, कोई किसी तकलीफ की वजह से आता है। अरे हम ये कह रहे हैं इवन यानी अफगानिस्तान से बहुत सारे मुसलमान। हारून साहब, मेरा एक सवाल ये है कि ठीक है पिछले 40 दिनों से जो एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये देखा गया खासतौर से उत्तर प्रदेश में या कई दूसरे इलाकों में कि एहतजाज को ना करने की कई जगहों पर ये चीजें सामने आ गई। पूरे के पूरे रियासत में जो है आपने दफा 140 नाफिज कर दिया। कई बार कोर्ट ने भी उस पर सवाल उठाया कि आप पूरे शहर में या पूरी रियासत में और इतने दिनों के लिए आप कैसे ये कर सकते हैं, ये एक जमहूरी हक है। लेकिन क्या ये धीरे धीरे अब जो इसका रंग बदल रहा है, ये जो मुनाफरत की हवा फैल रही है और बड़े लीडरों की जुबान जो है वो जहरीली होती जा रही है, ये इसके पीछे आप क्या मतलब समझ रहे हैं? ये इन लोगों के दिमाग में एक जिद आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दिमाग में जिद आ गई है और वो जिद उनको खुद को समझने से रोक रही है। उन्हें समझना चाहिए कि भाई इतना बड़ा मुल्क और इतने करोड़ों लोग अगर इस कानून के खिलाफ अगर खड़े हो रहे हैं तो भैया थोड़ा सा तो सोचने की तरफ, थोड़ा सा तो नीचे झुके और ये बात तो कहें कि हम इस पे गौर करेंगे, विचार करेंगे। अगर मुल्क ने इनको अगर ताकत दे दी है तो मुल्क ही इनको उतार भी सकता है जी। मुसलमान की बात नहीं है, मुल्क उतारेगा, हिंदुस्तान के हिंदू भाई इनको उतारेंगे, मुसलमान उतारेंगे, सिख उतारेंगे। ये समझ रहे हैं कि इनको आज ताकत मिल गई है, अपनी पार्लियामेंट की ताकत की बुनियाद पर जो चाहे कानून पास कर लें। ये जिदबाजी नहीं चलेगी। मैं अभी हमारे साथ जो विजय कुमार साहब हैं वो समाजी कारकुन हैं, और विजय कुमार साहब जो ये CAA NRC NPR को लेकर जो आवाजें उठ रही हैं, इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, कुछ आवाजें इसकी हिमायत में भी हैं। हमने आज स्क्रीन पे दिखाया भी कि शाहीन बाग में भी कुछ लोग आज से वो बैठ गए हैं CAA की हिमायत में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिमायत हो या उसकी आप मुखालफत करें, लेकिन इसमें इस तरह का माहौल जो बन जा रहा है कि जब हमारे बड़े लीडर मरकजी वजीर तक जो है वो ऐसी बयानात दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी उसमें मुदाखलत करनी पड़ती है, आप 92-98 घंटों तक के उन पर बैन लगाना पड़ता है, ये जो लेकिन वो सिलसिला थम नहीं रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये मुनाफरत के बीच शहरियत कैसे तय होगी? देखिए इसमें बहुत साफ है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी एक नफरत की राजनीति कर रही है ना। नफरत की राजनीति कोई ये आज की राजनीति नहीं है, हम जानते हैं इसके पीछे एक RSS नामक संगठन का हाथ है, और इस नफरत की राजनीति के तहत ही ये एक सांप्रदायिक, संविधान विरोधी, देश विरोधी कानून में संशोधन किया गया है। ये कानून तो हमारे यहाँ पहले से था 1955 से, नागरिकता का कानून, लेकिन अभी हाल ही में नागरिकता के कानून में संशोधन करके उसे एक सांप्रदायिक रुख, संविधान विरोधी रुख दिया गया है। तो लोग इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहीन बाग की चिंगारी पूरे देश भर में, हर जिले, हर ब्लॉक में जा पहुंची है। ऐसे में निश्चित ही मेरा मानना यह है कि उसके पक्ष में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक जमहूरियत के भीतर अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वो पक्ष में जो बोलने जा रहे हैं, जैसे मैं आपको कुछ अनुभव बताऊं आपको कि जब इन्होंने CAA के पक्ष में जो नंबर जारी किया था, उस नंबर में ज्यादा मिस कॉल हासिल करने के लिए इन्होंने कई ऐसे घटिया तरीके अपनाए थे जो शर्मसार करने वाले तरीके हैं, जिनको हम कह नहीं सकते हैं। वो तरीकों को अपनाकर इन्होंने उसके पक्ष में जनमत जुटाने का कोशिश किया। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार एक कानून बनाए और उसके कानून बनने के बाद उसके लिए जनमत जुटाए। ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है, मतलब कहना चाहिए कि ऐसा तो इतिहास में हुआ नहीं है। तो विजय साहब, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहता हूं, थोड़ी देर मैं सुनाना चाहता हूं कि आज कर्नाटक के बीदर में आज विमेन जो है वो एहतजाज कर रही थी CAA के खिलाफ। ये एहतजाज काफी दिनों से चला आ रहा है, लेकिन उन्होंने एहतजाज के दौरान कहा क्या है ये जरा सुनाना चाहते हैं। कर्नाटक के बीदर से ये है एहतजाज।
और आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें उन्होंने हमें पूरा हक दिया था, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। जो काला कानून, NCR, NRC और CAA, NPR का जो कानून ज़बरदस्ती हम पर लागू किया गया है, हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ हम लीडर की खवातीन एक जगह जमा हैं और पूरी शिद्दत के साथ हम ये गवर्नमेंट से हम ये मांग करते हैं कि इस कानून को वापस लो। हम किसी कीमत पर इस कानून को लागू होने नहीं देंगे और हम इस कानून के बराबर, इस कानून के खिलाफ हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये काला कानून, बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये कानून हर कमज़ोर तबके के लिए है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए। तो ये आपने देखा कि बीदर में, और आज इसी को लेकर मालेगांव में भी एक रैली निकली। उसमें भी यही था कि संविधान को बचाना है और संविधान से ही हमारे देश के तमाम शहरियों के हुकूक की हिफाजत होगी। तो वहां मालेगांव में भी शहरी आज सड़कों पर निकले। उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको सुनाना चाहेंगे। हम सब लोग इसलिए इकट्ठा है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का मसला है, हर भारतवासी का मसला है। इसके लिए हम भारत के लोग हम इकट्ठा हुए हैं, ये कहने के लिए इकट्ठा हुए कि आज संविधान धोखे में कि एक एजेंडा अपना जो है वो चलाए, वो इस तरह चलाए कि मुसलमान को शस्त्र के रूप में लाए और अपना एजेंडा चलाए। ये ढंग से चल रहा है, इसका विरोध करने के लिए हम सब लोग, हम भारत के लोग इकट्ठा हुए। मैं फिर से रुख करूंगा विजय कुमार साहब का। विजय कुमार, आपने सुना इन चीजों को, ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा था कि ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट हुआ था खत्म हो गया, ये प्रोटेस्ट बल्कि फैलता जा रहा है। मुल्क का लगभग कोई भी ऐसी रियासत नहीं है जहां पर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अब आप ऐसा माहौल देख रहे हैं कि बाय हुक और क्रुक इसके खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसे दबा ही देना है? क्या ऐसा है माहौल? देखिए ये बाय हुक एंड क्रुक इस आवाज को दबाने की कोशिश तो बहुत पहले से जारी है। हर प्रकार के प्रयास करने के बावजूद मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो मोदी और शाह की सरकार है, वो कोशिश कर रही है कि इसको कैसे भी दबाया जाए, कैसे भी इसे रोका जाए, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। आज सदर जमहूरिया ने स्पीच दी बजट सेशन के आगाज में। क्या आपको उम्मीद थी इससे कुछ? ये कोई ऐसा बहुत खास उम्मीद पहले भी नहीं थी। ये लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लगातार कह रहे हैं कि इसको CA लागू होगा, NPR का सर्वे किया जाएगा, NRC लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये देखिए, ये पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको इस बात का घमंड है कि जो इनको 2014 में 2019 में जो इनको बहुमत मिल गया, उसके दम पर ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, देश की जनता भोली जरूर है, लेकिन इतनी भी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं, क्या आप भी इस बात को मानेंगे कि CAA के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं वो सिर्फ मुल्क का एक खास तबका है, वही इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, या आप ये मानते हैं कि नहीं, ये सब लोग और सब तबके से अब आवाज उठने लगी है? देखिए, ये पहला मैं बात बता दूं कि जो CAA के खिलाफ जो आवाज उठ रही है वो देश के हर नागरिक की आवाज है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो। आप जितने प्रोटेस्ट हैं उनमें जाके आप देख लीजिए, आप गिन लीजिए, लोग उसमें सब शामिल हैं, हर किस्म के लोग शामिल हैं। लेकिन हाजी मोहम्मद हारून साहब, ऐसी बातें क्यों कही जाती है फिर कि आप उनके कपड़ों से पहचान लेंगे? कोशिश ये करने की हो रही है कि सिर्फ एक तबका है, एक अकलियत जो है वही सिर्फ इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। जी जी जी, ये फिरका परस्ती और फिरका परस्त जो लोग हैं वो अपनी फिरका परस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, वो फिरका परस्ती को फैलाना चाहते हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए खतरनाक है। जी देखिए, आज दिल्ली के अंदर कल रात को एक नौजवान जो है बंदूक लेकर जाता है और गोली चलाता है, और पुलिस तमाशाई बनी रहती है, और दूसरी तरफ पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों को फौरी तौर पर रोका जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रशांत भूषण और उनके साथी लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बंदूक चलाने वाले को बंदूक चलाने दी जाती है, उसको उस वक्त नहीं पकड़ा जाता। ये जो दोहरा रवैया है, यही मुल्क के लिए नुकसानदेह है।
इसको रोका जाना चाहिए जितनी जल्दी हो। ये हुकूमत इनकी अकल ठिकाने आए। ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर जो है शर्म से झुक रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा मजहबी बुनियाद पर कानून नहीं है। इससे नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है, नफरत फैल रही है। ये बहुत गलत कानून है। और ये जो बात कही जा रही कि सिर्फ एक तबका गलत है, पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया में नाराजगी हो रही है और ये गलत कानून है। इसको जल्द से जल्द हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है, हम इस जो एहतजाज हो रहे हैं इससे समझ लेना चाहिए और जिद को छोड़कर बातचीत के टेबल पर आना चाहिए और मुल्क के जिम्मेदारों के साथ बैठकर, एहतजाज करने वालों के साथ बैठकर इसका बेहतर रास्ता निकालना चाहिए ताकि मुल्क में भाईचारा, अमन और तरक्की हो। और ये जो शख्स गोली चला रहा है भोपाल का, तो एक अखबार सब लोग देख रहे हैं, ये बालिग शख्स है। भोपाल का एक अखबार लिखता है कि वो नाबालिग है, यानी फिरका परस्ती की हद हो रही है कि भोपाल का एक अखबार वो जाहिर सी बात है, पुलिस के अब जांच का मामला है, उस पर तय हो जाएगा। मैं थोड़ा आप लोगों को, अपने नाज़रीन को, घंटाघर लखनऊ में जो खवातीन मुजाहरा कर रही है वहां का सीधे तौर पर हाल दिखाऊंगा। हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बात की है उनसे लखनऊ घंटाघर से, जरा सुनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लखनऊ के घंटाघर पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एहतजाज मुसलसल जारी है, बदस्तूर जारी है। कई दिन हो चुके हैं लेकिन मंजरनामा बेहतरी के लिए शायद तब्दील नहीं हो रहा है। ख़वातीन ये अहद कर चुकी हैं कि जब तक मुतालबा पूरा नहीं किया जाएगा घंटाघर पर एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। दिखाते हैं आपको कुछ मनाजिर और कुछ लोगों से बात भी करते हैं। लोग जितनी भी मेहनत, जितनी भी कड़ी मेहनत कर रही हैं, औरतें को आप लोग देख रहे हैं कैसा धूप में बैठी हुई हैं और परेशान हो रही हैं। इसके बावजूद भी जब नहीं सुनवाई हो रही है तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते रहेंगे और कामयाब होंगे। और ये आप लोग, और आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि हम लोगों की ये तकलीफ, ये सब चीज़ पहुँचाई जाए। टेंट निकाल लिया गया, कितनी प्रॉब्लम दी जा रही है और क्यों नहीं सुन रहे हैं वो लोग। मीडिया वाले आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि उनको तक ये बात पहुंचाएं, किसी भी तरीके से पहुंचाएं शायद। और हम एडवोकेट हैं और हमारे हस्बैंड भी एडवोकेट है और हम लोग यहाँ पर आते हैं, कोई ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम औरतों के सपोर्ट में खड़े हों और हम लोग खड़े हैं। नाज़रीन देखिए, मुस्तकिल एहतजाज हो रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं, मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी कोई पेशरफ नहीं की जा रही है। आइए कुछ और मनाजिर दिखाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। किसी मध्यस्थता की ज़रूरत है, कोई मीडिएटर होना चाहिए या हुकूमत कोई खुद पेशरफ्त करे? देखिए, यहाँ से कोई उनसे भीख मांगने नहीं जाएगा, हुकूमत को चल के आना पड़ेगा। और हुकूमत ये समझ रही है कि हम गलती कर चुके हैं, अब उस गलती कर चुके हैं तो किस मुंह से आगे बढ़ें, किस मुंह से आगे बढ़ें। इस शर्म में वो नहीं आ रहे। हम कहते हैं आप शर्माओ ना, आओ बात करो और देश को बर्बाद होने से बचाओ। ये कानून वापस कर लो, ये कानून वापस कर लो, वापस करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है इनको। 4 हफ्ते के बाद इनको जवाब देना पड़ेगा और जीत हमारी होगी, क्योंकि जो हमारे मुल्क का संविधान है उसमें गरीब अमीर, ऊंचा नीचा सब एक बराबर है और हमारी जीत होगी। देख सकते हैं, देखिए किस अंदाज से लोग तालियां बजा रहे हैं, कैसे इजहार ख्याल किया जा रहा है। तो ये मंजरनामा है जो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बार बार मुतालबात यही हो रहे हैं कि काश ये मंजरनामा बदल पाता और हुकूमत तक ये आवाज़ें पहुंच पाती। हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि कोई ना कोई पेशरफ्त की जानी चाहिए, कोई ना कोई कदम उठाया जाना चाहिए जिससे इन लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अभी तक का तो मंजरनामा यही है कि बार बार मुतालबे करने के बावजूद भी, आवाज़ एहतजाज उठाने के बावजूद भी कोई पेशरफ्त सरकारी सतह पर, हुकूमत की सतह पर नहीं हुई है जिससे इन लोगों के मुतालबात पूरे हों या इन्हें कोई राहत का सामान मैसर आ सके। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।